हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आपकी आरती मैम। चलिए, आज की जो ये क्लास है ये आपकी है CLIS की। जी हाँ, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की है। और ये जो आपका पेपर है वो MCQ बेस्ड होता है, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं और देन उसको आपको करने होते हैं। और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है और पर जो क्वेश्चंस होता है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो इसका ये फर्स्ट वीडियो होगा क्योंकि इसका वीडियो इस सब्जेक्ट का अवेलेबल नहीं था और आपकी बहुत डिमांड थी इसको लेकर के। तो मैंने क्या किया है कि इसमें जैसे आपके 4 जो पेपर इसके होते हैं, BLI 011, BLI 012, 13 एंड 14, ठीक है ना, ये 4 पेपर है जो MCQ बेस्ड होते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मैंने आंसर भी कुछ के सर्च कर लिए हैं। तो जिनके आंसर सर्च किए हैं वो भी इसमें इंक्लूड है और कुछ ऐसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उन्हें आप सर्च कर लेना। ओके, 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर है, पर उसके 2 साल के तो एटलीस्ट है ही है और बहुत हेल्प इससे आपको मिल जाएगी करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये PDF है मेरे पास, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं 49 रुपीज में, बड़े आराम से इसको आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और लेना कैसे है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करके आप क्वेरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में 8279584910 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, PDF को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो इसमें है BLI 011 का है ये पेपर, इसको देख लेते हैं। और ये पेपर जो है ये जून 2021 का है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। पेपर का नाम है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी एक परिचय। तो लाइब्रेरी का इसमें एक परिचय है, 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। चलिए, पुस्तकालय एक परिचय को देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। ये यहाँ पर ये आपका जो पेपर है OMR शीट पे होगा, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, देन उसके बाद OMR शीट पे आपको फिल करना होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये है OMR पर इसके जो आंसर है आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। और साथ ही साथ में उसके पहले आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम हिंदी पे जल्दी से चल देते हैं। पूरे क्वेश्चन हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, ठीक है ना। और जिनके आंसर मैंने सेलेक्ट किए वो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज फिर आपको ये PDF लेनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी और तैयारी कर लीजिए। और 100% अगर मैं इसमें से 10 या 11 PDF आपको दे रही हूँ, है ना, यानी कि हर एक के 2-2 ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मैं दे रही हूँ हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर 4 सब्जेक्ट है तो 8 तो ऐसे ही आपकी PDF हो गई, किसी में 3-3 भी है, 4-4 भी है, बड़े आराम से 10-12 PDF आपके पास है। इसको तैयार कर लेंगे तो 100% आपको ये पेपर निकल जाएगा। और रही पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स से आई थिंक आई एम नॉट श्योर 50 नंबर का पेपर है तो 18 इसमें नंबर होने चाहिए, 18 जहां तक है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सोसाइटी बनाने का उद्देश्य लोगों को क्या प्रदान करता है। तो देखिए, सोसाइटी बनाने का उद्देश्य लोगों को संरक्षण भी मिलती है, निरंतरता भी, सुरक्षा और पहचान भी मिलती है सोसाइटी से, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, परंपरागत समाज को आधुनिक समाज बनाने में कौन कौन से कारक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो परंपरागत समाज को आधुनिक समाज बनाने में सभी जीवन शैली में देखिए बदलाव भी लोगों का है, लाइफ स्टाइल बदली, पहले गुफाओं में, फिर झोपड़ी में, फिर कच्चे में, फिर पक्के में, फिर महल में, है ना। जागरूकता, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, तो सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। परिग्रहण अभिलेख का क्या मतलब होता है। तो परिग्रहण अभिलेख का मतलब होता है किसी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का अभिग्रहण, ठीक है ना। किसी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का अभिग्रहण परिलेख अभिग्रहण कहलाता है, सॉरी परिग्रहण अभिलेख कहलाता है। फिर पुस्तकालय निम्नलिखित में से किसको सूचना उपलब्ध कराने से सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यानी पुस्तकालय निम्नलिखित में से किसको सूचना उपलब्ध करवाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। देखिए, तो समग्र रूप से समाज को सूचनाएं दी जाती है ना पुस्तकालय। हालांकि देखो, प्रभावी तरीकों में से समग्र रूप से समाज को, अदरवाइज इसमें अगर मान लीजिए
सरकारी कर्मचारी को हो जाए, छात्रों को हो जाए, विश्वविद्यालय प्रोफेसरों को, शिक्षकों को हो जाए, 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन अगर दे देता उपयुक्त सभी, तो फिर आपको सेलेक्ट यहाँ उपयुक्त सभी में करना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तकालय सभी को सूचना उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना, राइट। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वहां पे पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाकर के सूचनाओं को ले सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुस्तकालयों का काम नहीं है? लाभ कमाना। पुस्तकालय कभी लाभ नहीं कमाते हैं, है ना, दूसरों को बल्कि लाभ देते हैं। फिर औद्योगिक समाज ने निम्नलिखित में से किस पर स्थायी प्रभाव डाला? सभी पर डाला। उत्पादन के साधनों पर, वर्तमान समय, पहले के होते शहरों पर भी, सभी पर डाला। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इसका तात्पर्य है सभी, यानी पुस्तकालय हमेशा अपने भवन के आकार को बढ़ाते रहते हैं, गतिशील संस्था होती है, छोटी फिर बड़ी, कम पुस्तकें, ज्यादा पुस्तकें, फैसिलिटीज ज्यादा, इंटरनेट, सभी चीजें, है ना। पुस्तकालय को अपनी सदस्यता बढ़ाते रहना चाहिए, तो सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसी ज्ञान समाज में, ठीक है ना, किसी ज्ञान समाज में क्या होता है, यानी ज्ञान समाज क्या है? सभी ज्ञान समाज में आ जाते हैं। आधारभूत ज्ञान होता है, पूंजी भी इसमें होता है, श्रम साधनों को भी प्राथमिकता ज्ञान समाज में दी जाती है। कौन सी गतिविधि पुस्तकालय की गतिविधियों से संबंधित नहीं है? औपचारिक डिग्री देना। पुस्तकालय देखिए उपयोगिता, यानी कि शिक्षा लेने वाले लोग आके यहाँ पे पुस्तकों को पढ़ते भी हैं, सूचना का पुनर्विलेखन भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, सिर्फ डिग्री नहीं देता है पुस्तकालय, ठीक है ना, लाइब्रेरी। पुस्तकालय के प्रबंधनकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सूचना स्रोतों, उपयोक्ताओं के मध्य सेतु बनाना, ये सभी चीजें होती है, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। पुस्तकालय के प्रबंधकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। उपयोक्ता का समय बचाने से क्या तात्पर्य है? उपयोक्ता यानी पुस्तकालय संसाधनों का सुगम अभिगम प्रदान करना, ठीक है, ये सेकंड हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं। फिर भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक एस.आर. रंगनाथन, 1 नंबर डन है, ये बहुत इजी भी है। पुस्तकालय के कितने सूत्र होते हैं? 5 सूत्र होते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत आसान है। किसी पुस्तकालय को किसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों और अन्य स्रोतों का संग्रह करना चाहिए? उपयोक्ताओं के हिसाब से, यानी जो पढ़ने वाले आते हैं, ठीक है ना, जो एक तरह से पढ़ने वाले आते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में पुस्तकालय समाज में कौन सी विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं? पुस्तकालय समाज में कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं? सभी। आजकल देखो ज्ञान अर्जन भी करते हैं, समुदायों के लिए भी हो गया, सूचना साक्षरता को भी बढ़ाते हैं, और कंप्यूटर साक्षरता ट्यूटोरियल सेवाएं भी आजकल पुस्तकालय देते हैं। डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, इंटरनेट वगैरह भी पुस्तकालय में होता है, ठीक है ना। गैर व्यवसायिक कर्मचारियों के क्या दायित्व होते हैं? देखिए इसमें गैर व्यवसायिक कर्मचारियों का दायित्व मुझे नहीं मिल पाया है, और जिसका सॉलिड आंसर नहीं मिला है मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप इसका आंसर ढूंढ लेना, ठीक है, राइट, ओके। चलो, पुस्तकालय के अभिलेखों को किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? सभी के हिसाब से। सरकारी पुस्तकालयों की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने संबंधित मंत्रालय और विभागों के सरकारी प्रकाशन एकत्र करें, क्योंकि सरकारी पुस्तकालय की जिम्मेदारी पूछा तो सीधी सी बात है मंत्रालय और विभाग इसमें आ जाएगा, ओके। निधानी परिशोधन में क्या देखा जाता है? सभी चीजें। सेल्फ को सही रख रखाव होना चाहिए, उपयोक्ताओं के रिकॉर्ड यानी जो उपभोक्ता होते हैं, और पुस्तकालय में इंटरनेट या कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। कौन सा भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के मुख्य उद्देश्यों में से एक है? देखिए विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकालय के नियम बनाना। ILA जो होता है वो एक तरह से कानून बनाता है, और किसके लिए नियम कानून बनाता है? विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकालय के नियम बनाता है, ठीक है। पुस्तकालय नेटवर्क के मुख्य कार्यों में से एक कार्य क्या है? संसाधनों को साझा करने की आदत को बढ़ावा देना, ठीक है। विद्यालय में पुस्तकालयों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बांटने का उद्देश्य क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पुस्तकालय में अलग अलग कार्यों के लिए अलग विभाग बांटने का उद्देश्य इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो ये हो जाएगा इनमें से कुछ भी नहीं। पुस्तकालयों में आमतौर पर अधिग्रहण कैसे किया जाता है? क्रय द्वारा, आदान प्रदान द्वारा, उपहार द्वारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ओके। तो आप ये पीडीएफ चाहो तो बाय कर लेना, ले लेना मुझसे। किस प्रकार के पुस्तकालयों में ओपेक और इंटरनेट पर सर्च करने की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है? देखो एक्चुअली
जो ओपेक होता है ये इंटरनेट वाला होता है, ठीक है ना, इंटरनेट सर्च करने के लिए होती है। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। शायद मैंने इसमें किसी में टिप्पणी वो शायद इसका एक और पेपर होगा और उसमें मैंने लिखा भी था, हो सकता है नीचे वो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। तो ओपेक और इंटरनेट पर सर्च करने की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है, तो इसमें वो पुस्तकालय नहीं है, ठीक है। चलो, मैंने उसमें लिखा हुआ था किस तरह का पुस्तकालय है। कौन सा व्यवस्थापन एक सिद्धांत नहीं है, नियंत्रण का क्षेत्र जो है ये व्यवस्थापन का एक सिद्धांत नहीं है, तीनों व्यवस्थापन के एक सिद्धांत है। मल्टीटास्किंग से क्या तात्पर्य है? मल्टीटास्किंग सीधी सी बात है, एक व्यक्ति द्वारा एक समय में अधिक काम करना। मल्टीटास्किंग, मल्टी यानी बहुत, जब कोई एक व्यक्ति एक ही समय में बहुत सारे काम कर लेता है तो मल्टीटास्क उसको बोला जाता है, ठीक है, राइट। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ऐसे भी आपके समय आएगा, और सत्य और सत्य, ट्रू और फॉल्स भी आता है। संस्थाओं के रूप में पुस्तकालय समाज का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। किस संस्थाओं के रूप में? सामाजिक संस्थाओं के रूप में। पुस्तकालय देश के गेटवे के रूप में कार्य करते हैं। पुस्तकालय सूचना के गेटवे के रूप में कार्य करते हैं। हमें पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, सूचना ही तो मिलती है। सार्वजनिक पुस्तकालय देश के साथ संपर्क करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, विद्यार्थियों के साथ संपर्क करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सबसे ज्यादा लाइब्रेरी की जरूरत देखो किसकी होती है? स्टूडेंट को होती है, देन उसके बाद शोधकर्ताओं को होती है, फिर जन समुदाय पत्रकारों को भी होती है, ठीक है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के विभिन्न विषयों में डैश प्राप्त करने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान आधारित समाज से तात्पर्य कैसे समाज से है जहां पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान को स्थिर संसाधन माना जाता है, राइट। पुस्तकालय एक डैश संस्था होती है जिसे समाज आकार देता है, सांस्कृतिक संस्था होती है। किसी भी पुस्तकालय को जीवंत और बहुत अच्छा बनाने के लिए पुस्तकालय को अपनी सेवाओं को बनाना होता है, यानी शहर उन्मुखी, नवाचारात्मक, उपयोगिता उन्मुखी, ठीक है, सभी हो जाएगा। किसी देश जहां पे उपयुक्त सभी है तो इनको थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये माइंड में रखोगे तभी आप उपयुक्त सभी कर सकते हो। किसी देश की समृद्धि और विकास के लिए पुस्तकालय सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा होते हैं, अमूल्य हिस्सा होते हैं, राइट। चलिए, फिर है किसी संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच संवाद और निर्देशों का डैश प्रवाह होना चाहिए, तो बाधा रहित प्रवाह होना चाहिए, ठीक है ना। पुस्तकालय डैश के लिए समाज के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित प्रलेखों का परीक्षण और संरक्षण करते, परिरक्षण, संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है। लाइब्रेरी तो वही होती है ना, कहीं भी अगर आपको बुक नहीं मिलती तो आप लाइब्रेरी चले जाइए, आपको बुक मिल जाएगी वहां पर। समूह के एक भाग के रूप में कार्य करना, ना कि समूह का नेतृत्व करने की अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो समूह कार्य कहलाती है, ठीक है ना। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में संग्रह, समवर्गीय और डैश दोनों होते, ये मुझे नहीं मिल पाया। समवर्गीय भी जाति शायद होना चाहिए। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में संग्रह है, देखो सेम भी होते हैं और विजाति भी होते हैं, वैयक्तिक और एकल, तो मुझे लग रहा है सभी तरह के होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मेरे ख्याल से उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो मुझे आपको पता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, श्योर हो तो। सॉरी, देश के उद्गम होने से ज्ञान के संसाधनों का संरक्षण काफी सरल हो गया, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। चलो, ओके, पाठ सामग्री तक जनता का मुक्त अधिगम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डैश बनाया जाता है डिजिटल पुस्तकालय। इसे ओपन लाइब्रेरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ओपन लाइब्रेरी रहेगा, खुला पुस्तकालय, तो उसे भी आप सेलेक्ट कर दीजिएगा अगर डिजिटल नहीं होगा तो, ठीक है ना। पुस्तकालयों की स्थापना डैश और सूचना के व्यवस्थित संग्रह, व्यवस्थापन, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए की जाती है, तो ज्ञान के लिए। गलत और सही बताना है। सामाजिक संस्थाएं होने के नाते और समाज की समृद्धि और विकास का अभिन्न अंग होने के कारण पुस्तकालयों का रूप परिवर्तित होता है, तो नए नए रूप सामने आते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, बदलता रहता है। पुस्तकालयों को समाज की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितने की समाज को पुस्तकालय, देखो पुस्तकालयों को समाज की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितने की समाज को पुस्तकालयों की। गलत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय पर एक काम करने की अवधारणा को मल्टीटास्किंग, ये एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय पर, हाँ ये गलत होगा। अभी जस्ट देख कर क्या है डिफिनेशन मल्टीटास्किंग की, पता है कि एक व्यक्ति एक ही समय में बहुत सारे काम करता है, एक नहीं बहुत सारे काम करता है, तो वो मल्टीटास्किंग कहलाएगा। अगर बहुत सारे काम करने की अवधारणा होता
या एक से ज्यादा काम करने की अवधारणा तो सही हो जाता, लेकिन एक काम करने का है तो फिर ये गलत है। ठीक है, पुस्तकालय के स्वचालन से पुस्तकालयों को कम से कम कर्मी के साथ रोजमर्रा के नित्य प्रति काम आसानी से करने में सहायता मिल रही, बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि वर्ण डिजिटल संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मूल रूप से डिजिटल रूप में ही बनाए जाते हैं, उनका प्रिंट रूप नहीं होता है। सही है। देखो, वर्ण डिजिटल संसाधन जो होते हैं डिजिटल रूप में तो होते हैं, लेकिन उनका प्रिंट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है। ठीक है ना। पहले वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता था, बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल वर्चुअल पुस्तकालय का तरह से पुस्तकालयों से जो अन्य प्रकार से वर्चुअल है, बिल्कुल सही है ये। संकर पुस्तकालय से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों और अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटों में उपलब्ध अन्य सभी संसाधनों का अधिगम करने के लिए एकल उपयोगिता अंतःफलक, ये भी सही है। और 48 वाला भी सही है, आप इसको पढ़ लो, देख लो। ठीक है ना। अधिकांश विश्वविद्यालयों की पुस्तकालय स्वचालित नहीं है और वे बहुत सी कंप्यूटर आधारित सेवाएं देने में असमर्थ है, बिल्कुल सही है। जैसे आपका इग्नू है, ठीक है ना, बहुत सी कंप्यूटर सेवाएं देने में असमर्थ होते हैं। तो कुछ ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट चला के रखा है, सभी नहीं है। ऑनलाइन मोड पे ऑलवेज एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होते हैं, बहुत कमी ऑनलाइन मोड पे होता है। पुस्तकालय की प्रक्रिया और नित्य प्रति कार्यों का मानकीकरण करना पुस्तकालय कर्मियों का सतत प्रयास कभी नहीं रहा है, तो गलत है। ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि आंसर बिल्कुल ट्रूली सही है, बिल्कुल अच्छे से सर्च करके लिए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं पे लगता है किसी आंसर में और आप श्योर हैं, आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। लेकिन जब आप 100% श्योर हो, आपको अच्छे से पता है, आपने बुक में देखा हो, तो फिर उस चीज को आप वहां पे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि लोगों तक भी मिल जाए। अब चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। ये जो पीडीएफ है ये BLI 012 की है। अभी हमने क्या लिया, 11 का लिया ना एक, अब 12 का ले लेते हैं। ठीक है ना। और ये है आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, BLI 012। ये दिसंबर 2021 का पेपर है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कुछ हमारे लिए, क्योंकि 21 का है तो इसमें पहले इंग्लिश होगा, देन इसके बाद फिर हिंदी आएगा। ठीक है ना। ये चलो माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, परेशान मत होना, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। वर्गीकरण कार्य की दक्षता में अभिवृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। किसी पुस्तक की संख्या उसे अन्य पुस्तकों के मध्य बेहतर करने में सहायता प्रदान करती, इसको आवाहन कहते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण एक लेख की पुस्तकों को एक साथ लाता है, असत्य है। ठीक है ना। एक लेख की पुस्तकों, लेखक की पुस्तकों को नहीं, बहुत सारे लेखकों की एक विषय। पुस्तकालय वर्गीकरण एक विषय होगा, जैसे भूगोल, तो भूगोल का ही एक सेल्फ बना दिया जाएगा और बहुत सारे राइटर उसमें रहेंगे और एक विषय भूगोल, तो विषय की, लेखकों की नहीं, विषय की। ठीक है ना, एक साथ लाता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्गीकरण पद्धतियों के उदाहरण है, वर्गीकरण पद्धति कौन कौन सी है। देखिए, वर्गीकरण पद्धति में एक आपका AACR हो जाएगा। ठीक है ना, अमेरिकन एंग्लो का, हाँ अमेरिकन एंग्लो है ना ये, लाइब्रेरी एसोसिएशन। और दूसरा जो आपका है CCC हो जाएगा, सॉरी CC हो जाएगा, कॉलम क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, कॉलम क्लासिफिकेशन हो जाएगा। चलिए, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। पुस्तकालय वर्गीकरण में समाविष्ट दो प्रक्रियाएं विभाजन और व्यवस्थापन है, सत्य है। मेल्विन डेवी यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है अविकल्पित वर्गीकरण पद्धति DDC है इसकी, मेल्विन डेवी द्वारा DDC। ठीक है ना। पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार ज्ञान वर्गीकरण है, असत्य है। ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण नहीं दिया जाता है, विषय सब्जेक्ट सभी के आधार, स्थान सभी के आधार पर। यदि किसी वर्गीकरण पद्धति के आधार का अंकन विस्तृत है तो वर्ग संख्याएं संक्षिप्त होगी। देखिए, मुझे ये नहीं पता, इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे आप देख लेना। CC का पूर्ण रूप है कोलन क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण करते समय निम्नलिखित में से कौन पुस्तक के विषय को जानने में सहायता करता है, पुस्तक के विषय को जानने में कौन सहायता करता है। देखो, तो इसमें सबसे पहला पुस्तक शीर्षक हो जाएगा, फिर अंतर्वृष्ट पृष्ठ हो जाएगा और फिर यहाँ पे पुस्तक विवरण हो जाएगा। कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, तो मुझे देखिए यहाँ पे नहीं मिल पाया है। ठीक है ना, ये सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे है, राइट। 1 और 2 वर्गीकरण का कार्य नहीं है। लेखक वार पुस्तक शुरू में भी बताए थे, पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या पुस्तक लेखक के हिसाब से की जाती है, जी नहीं, बल्कि विषय के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये नहीं है।
और दूसरा है विषयवार पुस्तक अवस्थित का निर्धारण। तो इसमें विषय का भी मुझे नहीं लगता कि ये आंसर सही होगा। विषय नहीं, कीमतवार हो सकता है, कीमतवार। विषय के आधार पर तो पुस्तकें रखी जाती हैं। यहाँ पे है कुछ है, हाँ ये देखिए, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं। ठीक है चलो, कीमतवार 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या इसमें ऑप्शन है क्या? तो फिर प्रकाशकवार पुस्तक, प्रकाशकवार तो नहीं होगी, विषयवार होती है, लेखकवार होती है। ठीक है ना, प्रकाशक पब्लिकेशन के हिसाब से पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1, 3rd और 4th है क्या? 1, 3rd एंड 4th, ये 2 ले लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें निशान आपको उसमें भी दिया हुआ है। अब ये क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी पहले से सेव है ना, तो अब इसे सेव कर दूंगी तो फिर इस तरह की चीजें भी सेव हो जाएंगी, कोई बात नहीं। पुस्तकालय वर्गीकरण विषयवार पुस्तकों के क्रम में वीक्षण को सम्मिलित करता है, तो मुझे लगता है सत्य होगा क्योंकि अभी हम जस्ट ऊपर देख करके आए हैं। और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सर्विसेज पुस्तक को आप कहां वर्गीकृत करेंगे? वित्त के लिए की जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑलरेडी शब्द आ गया है, तो इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। ठीक है ना, राइट, ओके। फिर पुस्तकालय वर्गीकरण, पुस्तकालय प्लस सूचीकरण प्रतीकात्मक संबंध रखते हैं, सही है। वर्गीकरण में एक समूह की वस्तुओं को डैश के आधार पर कोटिगत किया जाता है, तो अभिलक्षण के आधार पर, और उपयोग के प्रयोजन एवं अन्य कारकों के अनुसार कोटिगत पुस्तकालय में वह संकलन रखते हैं। ये कुछ ऐसी टफ हिंदी भी है, इतनी गूढ़ है कि उसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ज्ञान वर्गीकरण में प्रलेखों के स्वरूप पर विचार नहीं करते, असत्य है ये। ठीक है, ये भी नहीं मिल पाया है। ठीक है ना, ओके। मुझे तो उपयोग और क्षरण, अभिलक्षण, ब्रांड, क्षरण और उपयोग, तो 2, 3, 4 है क्या? कहीं पे 2, 3, 4 मुझे लग रहा है ये होगा मेरे ख्याल से। चलिए, वाद्री क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए दल का चुनाव करने में आप छात्रों के किन अभिलक्षणों का प्रयोग करेंगे? देखो 1 और 2 है, यानी क्रीड़ा कौशल और साथ में शारीरिक उपयोगिता से कितनी चीजें देखी जाती हैं। और वर्गीकरण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है, कौन सी प्रक्रिया है? तो वर्गीकरण में व्यवस्थापन, ये इतनी प्रक्रियाएं है ना, तो 1 सेकंड। वर्गीकरण में एक तो व्यवस्थापन होता है, रखा जाता है, संवहन होता है, व्यवस्थापन यानी कि व्यवस्थित करना, और फिर उसके बाद संवहन करना। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा संवहन का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये पहले दिया और एक में बाद में दिया हुआ है, तो मुझे लगता है पहले व्यवस्थापन फिर संवहन होता है। अगर ये है और फिर व्यवस्थापन मात्र है वर्गीकरण में, ओके, तो इसका आंसर देखना। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, मुझे व्यवस्थापन पर संवहन लग रहा है एक का। चलो, 21 नंबर का आंसर 2 है, कुछ बड़े क्वेश्चन है उनको नहीं रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, और 22 नंबर का आंसर यहाँ पे 3 है, नहीं 1 और 3 है यहाँ पर। फिर इसमें भी सेम वैसे ही 4 है, तो ये पीडीएफ आपके सामने है, इसे आप देख लीजिए। जिनके आंसर नहीं मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको आप देख लेना। किसी कृत्रिम भाषा में वर्ग संख्या किसी पुस्तक के विशिष्ट डैश को निरूपित करती है, तो भाषा को निरूपित करती है। ठीक है ना, राइट। चलो, 2 या 3 विषय संबंधित पुस्तक को प्रमुखतः बेहद विषय अथवा प्रथमतः बेहद विषय के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। वर्गीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सूचना अथवा डिजिटल पुस्तकालय में कोई उपयोग नहीं होता है, सत्य है। वर्गीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सूचना और डिजिटल पुस्तकालय, देखो जितने भी मैंने आपको दिए हैं ना, ये बिल्कुल सिलेक्टेड आंसर है। आई होप कि 99.9% बिल्कुल भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है गलत होने की। फिर भी आप एक बार अपने से भी इसको थोड़ा सा देख लेना। डीडीसी के बारे में क्या सही है? 1, 2, 3 डीडीसी यानी 19वां संस्करण वर्ष 1979 में प्रकाशित हुआ था। फिर 2 है, यानी कि इसका एक लघु संस्करण है, सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं विद्यालय पुस्तकालयों होती है, हेतु है। तीसरा इसका ऑनलाइन संस्करण है। ये भारत से डीडीसी नहीं प्रकाशित होती, शायद बाहर इंग्लैंड वगैरह से, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से, शायद संयुक्त संघ से प्रकाशित होती है, अमेरिका से। फिर एक क्वेश्चन इसमें अलग पूछ सकता है कि डीडीसी का 19वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1979 में, याद रखना, एक अलग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डीडीसी में 1000 अनुभाग है, अन्य भाग है यानी अनुभाग है 1000, 10 भाग है डीडीसी में। ठीक है ना, असत्य है ये, 10 भाग इसमें मैंने लिख के भी रखा है, आप भी थोड़ा सर्च करना, क्योंकि इस पर ज्यादा मुझे क्लियर इसको मिल नहीं पाया था। जहां भी होता तो वहां पे 10, 7, पहले 7 फिर 10 थे। डीडीसी के माध्यम से किसी पुस्तक का वर्गीकरण करने के लिए वर्गीकार को क्या रखना चाहिए यहाँ पर? तो 1, 2, 3 विषय,
वर्गीकरण पद्धति और डीडीसी का संरचना का ज्ञान होना। ठीक है, डीडीसी के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में मिलान करना है। मिलान ये मैंने कर दिया यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। सारणी 3 जो होती है प्रजाति मानव जात के लिए, 4 जो होती है वो होती है भाषा के लिए, 5 होती है व्यक्ति साहित्य के लिए, 7 होती है व्यक्ति के लिए, सामाजिक 7 जनरली सामाजिक भूगोल वगैरह के लिए होती है ना, विषय के लिए। तो यहाँ पे सामाजिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। डीडीसी की 19 की सारणी 2 के संदर्भ में, अब ये मुझे नहीं मिला है, इसे आप देख लेना 2 वाला संदर्भ क्या है। ठीक है ना, कौन सी पुस्तकालय पर सूची को अभिलक्षित करता है, शायद इसका भी नहीं मिला है। एकक पत्रक प्रणाली क्या है, किसी पुस्तक हेतु मात्र एक पत्र का निर्माण करना एकक पत्रक प्रणाली है। ठीक है ना, चलो AACR 2R के अनुसार पुस्तक की प्रविष्टि में तत्वों को किस क्रम में रखा जाता है, तो इस क्रम में 4 1 2 3। 4 यानी पहले आख्या, फिर लेखक का नाम 1, फिर संस्करण 2, प्रत्याहन संख्या, फिर प्रकाशक लास्ट में। ठीक है ना, कौन से ओपैक के लाभ है। अब ओपैक के लाभ में देखिए 1 2 3 4 सभी है। अर्धनीकरण में आसान, उपयोगिता, इसका उपयोग आसानी से कर सकते, बहुउपयोगिता, कम स्थान लेना, तीव्र संरचना, ये चारों सही है। ठीक है ना, ओपैक का एक क्वेश्चन पहले भी था ना, ओपैक का मैंने कहा था, ये कुछ है। AACR 2R के अनुसार निर्मित किसी प्रविष्ट की आवाहन संख्या को कहां लिखा जाता है, पत्रक के ऊपर बाएं कोने पर लिखा जाता है। ठीक है, इसका मिलान करना, इसे मैंने नहीं मिलाया, इसे आप देख लेना। चलो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, AACR 2R इसे जरूर पढ़ लेना, और ओपैक वगैरह कुछ ऐसे जैसे क्वेश्चन, और DDC है ना, और CC ये कुछ ऐसे, क्योंकि वर्गीकरण है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इससे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। AACR 2R के अनुसार संकेतन एक प्रविष्टि है जिसे पत्रक के पृष्ठभाग पर लिखा जाता है। ठीक है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। एक्चुअली इसमें है क्या कि AACR 2R के अनुसार संकेतन एक प्रविष्टि है, तो सही है। ठीक है ना, अगर ये दे कि AACR, इसको हम असत्य कर देते हैं, AACR 2R के अनुसार संकेतन एक प्रविष्टि, बस इतना दे तो सत्य हो जाएगा। लेकिन आगे जो दिया है पत्रक के पृष्ठभाग पर लिखा जाता है, ये गलत है, पत्रक के पृष्ठभाग पर नहीं लिखा जाता है ये। ठीक है, इसमें असत्य हो जाएगा। AACR 2 इसे जरूर डन कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको इसमें लेसन नहीं है। ये शीर्षक में लेखक के नाम के पूर्व पदनाम और आदर्शसूचक शब्दों को जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई बुक लिख रहा है, मैंने बुक लिखा है क्योंकि मैंने PhD की है, डॉक्टरेट की उपाधि ली है, कुछ भी XYZ है, तो जैसे देखो राइटर के आगे क्या होता है, या तो डॉक्टर लिखा होता है ना, इस तरह से करके एक आदर्श सूचक शब्द दिए जाते हैं, है ना, प्रोफेसर, डॉक्टर, कुछ इस तरह करके, तो ये चीज है यहाँ पर, तो सत्य है। चलो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें आंसर मुझे नहीं मिल पाया, तो आप इसको देख लेना। ठीक है ना, तो ये हो गई ये आपका रोलिंग स्टैक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो सत्य है। स्थानाभाव के लिए महाविद्यालय पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को बाधित प्रवेश में रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। और रिबन व्यवस्थापन गल्पेतर पुस्तकों की, तो हमें आंसर नहीं मिल पाया है। तो ये था आपका 12 का हो गया। ठीक है ना, अब जैसे 12 का दिसंबर 2022 का भी यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें मैंने शायद टिक नहीं लगाया, कुछ में टिक लगे हैं। DDC का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, 1876 में। कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण कार्य नहीं है। अन्य दस्तावेजों के संबंध में दस्तावेज का स्थान निर्दिष्ट करना, ये नहीं। लेखक द्वारा दस्तावेज को खोजना, विषय द्वारा भी दस्तावेज, तो लेखक, विषय, शीर्षक, तीनों चीजें पुस्तकालय वर्गीकरण में आती है, आप दिमाग में रख लो। उस कैटलॉग को क्या कहते हैं जिसमें इंटरनेट के जरिए दूरस्थ रूप से अधिगम किया जाता है, इंटरनेट ओपैक। ओपैक मैंने कहा था ना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे इससे क्वेश्चन आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक आप इसमें ढूंढो। ओपैक हो गया, CC हो गया, DB हो गया, और AACR 2R हो गया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, वर्गीकृत कैटलॉग के भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, और इसमें मुख्य प्रविष्टि में विवरण के सही क्रम में ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी मदों को व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या आता है इसमें, लेखक का नाम आता है बिब्लियोग्राफी में, ग्रंथ सूची में, फिर पुस्तक का शीर्षक आता है, फिर प्रकाशन का विवरण आता है, फिर इसके बाद पुस्तक में पृष्ठों की संख्या आती है। ठीक है ना, तो इसमें जितने आंसर मिले मैंने उतने किस सबका नहीं मिल पाएगा, इसे देखिए यहीं तक है। DDC के जरिए मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक,
हाँ, इकोनॉमिस्ट नामक पुस्तक को वर्गीकृत करने के लिए किसका उपयोग किया था? अनुसूची यानी शेड्यूल का किया जाता है। बस जितने मुझे यहाँ पे AACR 2R, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। शायद मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है यहाँ पर, नीचे की ओर मैं आ नहीं पाई था ना, तो कोई बात नहीं। देखिए दे दिया ना, ये दे दी। DDC का 19वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? और मैंने कहा था ना, देख लेना, वर्ष पूछेगा 1979। देखो रिमेम्बर है, मुझे याद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ले लेना मुझसे, क्वेश्चन पेपर PDF ले लेना, बाय कर लेना, 49 रुपीज में है। लाइब्रेरी कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी एक दूसरे संबंधित है, लेकिन उनके अलग अलग कार्य है। मुझे हाँ बिल्कुल सही है, लाइब्रेरी कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी अलग अलग है और एक संबंध, ठीक है ना। तो इसे देखो आपके लिए एप्पल फार्मिंग नामक पुस्तक को आप कहाँ वर्गीकृत करेंगे? DDC को संस्करण में। एप्पल फार्मिंग कृषि में आएगा, वनस्पति विज्ञान में। एप्पल फार्मिंग है ना, तो बागवानी में आएगा ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन तो देखो सेलेक्ट किए नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो इसे यहीं पे देखना, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कौन सी गैर पुस्तकी सामग्री नहीं है? CD, कौन सी गैर पुस्तकी सामग्री नहीं है? पुस्तक हो गई, मानचित्र हो गया, तो CD-ROM। ये गलत दिया है यहाँ पे, कौन सी गैर पुस्तकी, तो पुस्तक की सामग्री अगर है तो पुस्तक मानचित्र हो गया, इसमें पुस्तक की सामग्री होगी, एटलस भी उसी में देखा जाता है। CD-ROM अलग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन गैर पुस्तकी यानी पुस्तक से हट करके सामग्री नहीं है, CD-ROM ही होगा, ठीक है ना। चलो, गैर पुस्तकी भी तो यही आता है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन है ना, देख लीजिए आप। DDC का 21वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? मुझे लगता है 5 खंड नहीं 3 खंडों में हुआ था, और आगे कहीं आपको आएगा भी देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप कर लीजिए, आसान भी है। DDC के 19वें संस्करण तालिका 7 में किसके लिए है? शायद भाषा के लिए है क्या? अभी मैंने उसके पहले भी भाषा को देखा था ना कहीं पर, नहीं, सामाजिक के लिए। नस्ली, जाति और राष्ट्रीय समूह 4 होगा इसका, मिलान करने वाले में था। देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट है। इन्हें नेट में ढूंढ करके सर्च कर लीजिए यदि बुक नहीं है तो, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसमें आपके हो गए, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं इन्हें, ठीक है ना। देखिए AACR 2R में कि ये इंपॉर्टेंट, अगर आप इसे कर लेंगे 3 4 5 नंबर तो आप किसी से बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये पेपर जो है 12 का, ये भी 12 का, ये देखिए, और जून 2021 का है। तो इसमें भी कुछ आंसर 1-2 अगर लगे होंगे तो लगे होंगे, अदरवाइज में भी आंसर नहीं लगे होंगे। नहीं लगे इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। और ये जून 2021 शायद मैंने इसको किया है, इसको कहीं पे आगे चल के शायद दूसरा भी एक पेपर है। और पुस्तकालय में पुस्तक किसके आधार पर विभाजित व्यवस्थित किया जाता है? विषय के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कुछ चीजों में सामान्य के आधार पर चीजों को अलग करके वर्गीकरण किया जा सकता है, अभिलक्षण लक्षण के आधार पर। तो कुछ ऐसे जो अपने दिमाग से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 12 वाला, कोई बात नहीं, सेम उसी तरह के हैं। अब यहां पर हम शायद दूसरा भी आ गया और ये निकल गया, 1 सेकंड होता है, ये वही चल रहा है, अभी वही वाला चल रहा है, 1 सेकंड। ओके, ये आ गया AACR 2R, मैं वही बोल रही हूं, ये आप अच्छे से तैयार कर लो कम से कम। अब ये जून 2022 का है, 12 का ही है, देखो 12 का ही है। मैं वही कुछ ऐसे सब्जेक्ट मतलब पेपर है PDF जो मुझे 2 या 3 मिल गए हैं, ठीक है। तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। तो ये PDF पे ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चल लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? मैं जैसे 13 करके सबका एक करवा दूं, 11 का भी करवा दिया, 12 का भी एक आंसर विथ आंसर करवा दिया। अब 13 को ले लेते, 13 को भी एक विथ आंसर करवा देते, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो चलो, ये हो गया। अब इसके बाद हिंदी में आ जाएगा। चलिए, ये है आपका दिसंबर 2021 का, और सूचना स्रोत पुस्तकालय सेवाएं, ठीक है, 13 का है। चलो, इसमें है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन यूरोपा द्वारा, यूरोपा आप कह सकते हो, क्लियर।
चलो डन कर लेना, ये पुराने क्वेश्चन से 100% रिपीट किए जाएंगे, 7-8 बिल्कुल, ज्यादा ही ना हो। विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? देखिए CSIR के द्वारा किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा है। इसमें जो ऑप्शन दिया है ना आपके इसमें और इसमें पेपर में बहुत से ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो है ही नहीं, गलत है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है ना वो CSIR के द्वारा, इसे माइंड में रख लेना, ये आंसर है। और निर्देशिकाएं किस श्रेणी का प्रलेख है? तृतीयक श्रेणी के प्रलेख है। निर्देशिकाएं किस श्रेणी में आती हैं? तृतीयक में आती हैं। ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची किस श्रेणी के स्रोत के अंतर्गत आती है? द्वितीयक में आती है। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक क्या होते हैं? प्राथमिक, ओरिजिनल, किसी ने शोध लिखा ओरिजिनल, किसी ने ग्रंथ लिखा ओरिजिनल, खुद के द्वारा लिखे हुए लेख, डायरी, ये प्राथमिक के अंतर्गत आ जाते हैं। पहले किसी और के पास नहीं था, वो नया नया है, ताजा है ना। अंतरिक्ष पे कदम किसने पहले रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने, तो वो प्राथमिक में आएगा। फिर जब प्राथमिक को लेकर के द्वितीयक की रचना की जाती है, शोध पहले से लिखा है, डायरी पहले से लिखी है, उसको लेकर के आप और दूसरा काम करो, वो द्वितीयक आते हैं। फिर द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक को लेकर के जब कोई काम किया जाता है तृतीयक हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका द्वितीयक स्रोत हो गया। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि प्राथमिक का मतलब क्या, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत का क्या मतलब है। कौन सी सेवा जागरूकता सेवा की श्रेणी में आती है? विषय सूची की सेवा। जे गेट क्या है? जे गेट जो है वो ग्रंथ परक डाटाबेस है। ठीक है ना, किसी विशेष विषय के तकनीकी शब्दों की व्याख्या करता है, वो सामान्य शब्दकोश विशेष विषय की तकनीकी शब्दों की व्याख्या करता है। कौन सी वार्षिकी है? इसमें कौन सी वार्षिकी है? देखो इसमें एक चीज बताती हूँ, इसमें वार्षिकी को अगर आप पुस्तकालय के अंतर्गत देखो इसमें ना तो ये वित्त से संबंधित होती है, पैसे से संबंधित होती है, ठीक है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं दिया, अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर बताना मुझे, ठीक है, ओके। जैसे अनुक्रमणीकरण सारकरण पत्रिकाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? मुझे ये भी नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। किसी मशीन को चलाने के लिए निर्देश देने वाली पुस्तिका को क्या कहा था? मैनुअल बोलते हैं ना। कोई आप सामान लेकर के आओ तो उसके साथ एक मैनुअल दे दिया जाता है, बुकलेट, भाई इसको आप चलाओ। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्लियर। यदि आप रूस की मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत देखेंगे? रूस की मुद्रा के बारे में तो वार्षिकी, जो मैंने कहा था, ये व्यय से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, ठीक है ना, राइट। ये वार्षिकी कहलाती है। मुद्रा, कोष, पूंजी, व्यापारी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर। चलो, कौन सी सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? व्यापार, ठीक है ना। द्वितीय सूचना का द्वितीयक, सूचना कितने स्रोत होते हैं? 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। सूचना के सभी अभिलेख किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे प्राथमिक दिया गलत है, यहाँ पे होना चाहिए द्वितीयक। फिर भी ऑप्शन में देखो नहीं है कहीं पर, तो यदि सूचना के सभी अभिलेख किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक के अंतर्गत ऑलमोस्ट आते हैं। भारत में मानक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भारत में मानक BIS के द्वारा तैयार किया जाता है। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? निर्देशिका है ये, ठीक है ना, ओके। कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? मैनुअल प्राथमिक स्रोत में नहीं आता है, ठीक है। चलो, भाषण, डायरी ये प्राथमिक स्रोत में आते हैं। शोध प्रबंध द्वितीयक स्रोत में आता है, ठीक है ना। नहीं, शोध प्रबंध शायद प्राथमिक में आता है, सॉरी, प्राथमिक स्रोत नहीं ना, प्राथमिक में आता है ये। गजेटियन निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? स्थानों के बारे में, मतलब कि जैसे राज्य है, राज्य अपने स्थान, भौगोलिक, आर्थिक सभी चीजों, मतलब कि तहसील, जिला, जिसके बारे में स्थान के बारे में जानना चाहता है उसके बारे में तो गजेटियर बोलते हैं। ऐसे कौन से प्रलेख है जिनमें उत्पाद की तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में विवरण होते हैं? पेटेंट, ठीक है। समीक्षाओं को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अनुक्रमणिका के प्रकार के आधार पर। आंसर बिल्कुल सेलेक्ट करके लाई हूं, ट्रू, बिल्कुल सही, 100%। लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं डाउट लगता है और आपकी बुक में अगर इनका आंसर कुछ और है तो आप बुक को फॉलो करना, ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं, मैंने ऑलवेज आंसर नेट से सर्च किए हैं और कुछ अपने माइंड से। तो यदि आपको जो मुझे पता है कि मैंने भी लाइब्रेरी किया है, ठीक है ना, BLIS मेरा किया हुआ है, तो यदि आपको लगता है कि आंसर बुक में कुछ और है तो मैं क्लियर कर दूं, बुक वाले आंसर को आप फाइनल करना, ठीक है। बक्स इन प्रिंट
किसके द्वारा प्रकाशित है? आर आर बाउकर के द्वारा। किसके द्वारा? आर आर बाउकर। एलो पेजेस किसके लिए? टेलीफोन निर्देशिका के लिए होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी व्यापार टेलीफोन निर्देशिका भी होगा, लेकिन टेलीफोन निर्देशिका के लिए। अनुवाद को किस स्रोत के अंतर्गत लाया जाता है? द्वितीय स्रोत के अंतर्गत। क्यों? प्राथमिक क्यों नहीं हो सकता? प्राथमिक अनुवाद का ही मतलब होता है ट्रांसलेट। गीता का अनुवाद करना है, गीता संस्कृत में है तो प्राथमिक हो गया, क्योंकि रियल अपने लैंग्वेज में है। अब उसका अनुवाद करना है, किसी भी चीज का अनुवाद करोगे तो भाई वो पहले से मौजूद होगी तब, तो पहला वाला प्राथमिक, फिर अनुवाद करोगे तो द्वितीयक हो जाएगा। वेब ऑफ साइंस क्या है? ग्रंथ सूची है। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितने भागों में है? 3 भागों में है। हस हा क्या है? देखिए हस हा नहीं है, ये हु इज हु है, ठीक है ना। हिंदी मिस्टेक है। 26 अगर आप इंग्लिश वाला वर्जन थोड़ा सा सॉरी क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाके आपको देखना है, कुछ ज्यादा में ऊपर चली गई 26 वाला, सॉरी 26 अगर आप देखो ना यहाँ पे ये क्या है 24, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों है तो चलो अच्छी बात है। 26 नहीं है, ये तो मैं कहीं और पहुंच गई क्या, कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई शायद, या ये वाला है शायद, है ना। हाँ राइट, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक इसमें बहुत ज्यादा है चीजों में, स्पेलिंग वगैरह में। कहां में चली गई? अब तो लगता है ये मिलना भी नहीं है क्या है इसको। ये था ना जून 2022, 12 तो मेरा हो गया है पूरा। हम 13 में थे ना इस बार, या 13 में थे, ठीक है। ये 26 और ये आपका कहलाता है हु इज आ। हु इज आ, हुज को इस तरह से हुज लिख दिया, फिर हु इज आ होगा ये, तो उसको लिखना था हुज हु इज आ, तो क्लियर होता। हुज हाथ से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। 26 है। थोड़ा सा अगर आपको हिंदी में डाउट हो तो जरूर आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा होगा, वो सही होगा। चलो तो ये 23 नंबर का है यहाँ पर, हज हा नहीं, हुज हु इज आ, तो ये जीवन चरित्र स्रोत होते हैं, राइट, ओके। कहा क्या, कैसे व्यक्तियों के बारे में। मानचित्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, जहां पे मानचित्र होते हैं। उपयोक्ता यानी जो उपयोग करने वाला, यानी कि जो यूजर होता है। विवरणिका निम्नलिखित में से किस सेवा का एक महत्वपूर्ण घटक है? ये मुझे नहीं मिल पाई है यहाँ पर, मुझे लगता है इसका आंसर संदर्भ होना चाहिए। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार का प्रकाशक कौन है? आइशलिक है। और प्रसिद्ध प्रथम तथ्य किसका उदाहरण है? इसमें कुछ भी नहीं है, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया। जो मैंने एक तरह से सर्च किया, मैं शायद यहाँ पे लिख नहीं पाई थी, अदरवाइज मैं लिखती इसका, ठीक है ना। और डिक्शनेरियम शब्द का अर्थ शब्दकोश होता है। कौन सा एक प्रलेख नहीं है? शिलालेख। प्रलेख यानी लिखी हुई चीज, लेख है। पांडुलिपि पत्रिका पुस्तक लेख है ये। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहां से प्रकाशित होता है? लंदन से होता है। और बालफोर्ड गाइड द रेफरेंस मटेरियल्स कितने खंडों में है? 2 खंडों में है। और कार्डोक्स का प्रयोग किसमें होता है? देखो कार्डोक्स जो कार्डेक्स जो होता है एक तरह से, तो इसमें तो कुछ भी नहीं, कार्डेक्स का प्रयोग जनरली मेडिकल के उसमें किया जाता है। एक कार्डेक्स होता है जो इंक के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं पत्रिका अनुभाग में, मैं इसलिए इसको बता रही हूं अपने हिसाब से। अभी यहाँ पे कार्डेक्स जो होता है एक तरह से वो पत्रिकाओं के लिए प्रिंट करने के रूप में यूज किया जाता है ना। और अगर एक साइंस के रूप में देखो तो वो कार्डियो से संबंधित होता है। तो इसको आप थोड़ा देख लेना। इनमें से क्या कहा जाता है? जिसका शीर्षक प्रकाशक है, वार्षिक प्रकाशन है और उसमें खगोलीय डाटा होता है, पंचांग खगोल वगैरह में, ग्रह नक्षत्र राशि। कौन सा एक? तृतीय प्रलेख है। अब तृतीय प्रलेख मुझे इनमें से नहीं मिल पाया। शोध पत्र, शोध प्रबंध प्राथमिक में आते हैं। और सारकरण सेवा की सचिव, सारकरण पत्रिका, थोड़ा सी कंफ्यूज है। कागज का आविष्कार एडी में हुआ था। किस एडी? एडी पूछा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। कागज का आविष्कार 201 एडी में हुआ था, ठीक है ना। आप किसमें ऑप्शन में 101 एडी दिया, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 201 एडी हो गई है, 201। एक द्वितीय पत्रिका, ये भी हमने इसका आंसर नहीं दिया है। ब्रिटानिका विश्व भाषा शब्दकोश उपलब्ध है कितनी भाषाओं में? इसका आंसर तो होना चाहिए। भारतीय पेटेंट सूचना कहाँ प्रकाशित की जाती है? भारतीय पेटेंट सूचना आई थिंक्स पेटेंट रिपोर्ट में और पेटेंट पत्रिका में होनी चाहिए जहां तक है। ओके, तो यहाँ की कुछ आंसर नहीं है शायद, मैं तो ढूंढ नहीं पाई हूँ, जो भी रीजन रहा हो, ठीक है ना। चलो
तो इतना मैंने करा दिया है, इतना भी अगर आप तैयार कर लोगे तो बड़े आराम से एग्जाम से आपका निकल जाएगा, बहुत आराम से, ठीक है ना। चलो, पुस्तक समीक्षा पत्रिकाओं में मिलती है, ये तो इजी है। रिव्यू किस में होती है? पत्रिकाओं में, मैगजीन वगैरह में होती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। RFID तकनीक में है ना कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि शायद मैंने इनका सर्च नहीं किया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये मुझे लगता है इसका आंसर जो है रेडियो में होता है ना, क्योंकि ये जो होता है रेडियो, आर से रेडियो ही होगा ना, और तो कुछ है नहीं। हाँ राइट, ये रेडियो तरंगे हैं, ठीक है ना, रेडियो तरंगों में होता है, ठीक है ना। चलो, तो इसका राइट आंसर रेडियो तरंगे हो जाएगा, ठीक है ना। और हम यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं कि ब्राउन सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सॉरी, किसके द्वारा तैयार किया गया था, क्वेश्चन ये किसके द्वारा तैयार किया गया था ब्राउन सिस्टम। तो ये नीना ई ब्राउन के द्वारा, नीना ई ब्राउन, 100% श्योर हूं दोनों में, ठीक है ना, 100% दोनों में मैं श्योर हूं। पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछे कौन सी सेवा कहलाती है? देखो एक्चुअली ये मुझे लगता है पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछे कौन सी सेवा कहलाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से इसको होना चाहिए संदर्भ सेवा के अंतर्गत, ठीक है ना। सारकरण, परिचालन सेवा, अनुक्रमण की सेवा, तो संदर्भ सेवा की बिल्कुल 100% संदर्भ सेवा। 3 देखो आंसर तो मैंने आपको यहीं पे बता दिए हैं, ठीक है ना, राइट। चलो, एक पाठक रस के जीवन के बारे में पता लगाना चाहता है तो उन्हें किन स्रोतों का उपयोग करना चाहिए? अभी ये है तो जीवन रचित स्रोत, जीवन के बारे में पता करने के लिए जीवन रचित स्रोत। अच्छा हाँ, आप अभी और जब आगे पेपर देखोगे ना तो कुछ पेपर आपको ऐसे मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होगा उसके बारे में है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए आपको किन स्रोतों का करना पड़ेगा, तो जीवन रचित स्रोत है। या फिर कहीं कहीं पे आपको एक तरह से दिया जाएगा उसके लिए इंटरनेट के लिए, मतलब कि आप विकिपीडिया वगैरह में जाकर के ग्रंथ सूची, विकिपीडिया नहीं ग्रंथ सूची, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों चीजें यहां पर हैं, ठीक है। चलिए, इंटरनेट भी है, विकिपीडिया भी है, ठीक है ना, इससे भी आप साहित्यिक वेबसाइट से भी कर सकते हो। नहीं तो इसका मुझे लगता है ग्रंथ स्रोत से, ये विकिपीडिया होता है ना, तो इससे हो जाएगा ग्रंथ सूची स्रोत से, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलो, बहुत सारे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, अब आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ये है दिसंबर 2022 का, 13 का ही है तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना, इसे नहीं देखते हैं क्योंकि 13 का हमने ऑलरेडी एक डन कर लिया है, ठीक है ना। चलो, और बहुत आसान भी है, थोड़ा सा आप सर्च करोगे, मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। पीडीएफ आपको लेने तो आप मुझसे बाय कर लेना, ये वाली पीडीएफ खरीद लेना, ठीक है ना, राइट, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलो, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो 13 का, ये जून 2021 का। देखो, अगर आप इतने जो जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, अगर इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लो, सिर्फ इन क्वेश्चंस को, कुछ और आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है ना, तो आप बड़े आराम से पास किया, बहुत अच्छे नंबर ला लोगे। चलो, अब ये करवा देते हैं कि ये हमने इसको सर्च किया है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहां से प्रकाशित किया जाता है। देखो, इसमें ऑप्शन जितने भी है सब गलत है, सब गलत है, बहुत मिस्टेक है पेपर में। यूरोपा से, और ये पहले वाले में भी देख चुके हैं हम, इसके पहले देख चुके हैं ना, यूरोपा से। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसे पहली मुद्रित पुस्तक के रूप में जाना जाता है? डायमंड सूत्र। कुछ लोग बाइबिल को भी बोलेंगे, अगर डायमंड सूत्र की जगह बाइबिल है तो बाइबिल आप कर देना, अदरवाइज डायमंड सूत्र ही है, ठीक है ना। हीरा, भारतीय पेटेंट सूचना कहां प्रकाशित की जाती है? इसमें से कोई भी नहीं है, हालांकि इसमें हमने पेटेंट पत्रिका बताई थी, लेकिन एक्चुअली थोड़ी सी अलग जगह में प्रकाशित होती है। BIS का क्या अर्थ है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्टिकल मीडिया में लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लेजर का, ऑप्टिकल लेजर से संबंधित लेजर को ही बोला जाता है, ठीक है ना। विज्ञान प्रगत नामक पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? CSIR। यही मैंने आपको उसमें लिख के भी दिया था, ऑप्शन में बिल्कुल भी ये नहीं था, तो उसमें मैंने आपको लिख के बताया, पीडीएफ में लिखा हुआ, आप बाय करोगे खरीदोगे तो देखना जो आंसर गलत है नहीं है तो मैंने लिख के भी आपको दिए हैं। ये देखो, दूसरी बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत से क्वेश्चन दूसरी बार पूछे गए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्या है? कोई भी नहीं है इनमें से।
इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से। वर्ल्ड अलमानक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स कहां से प्रकाशित होता है? यूएसए से। इंटरनेशनल हुज हु कौन पुस्तक किसने प्रकाशित किया है? कौन प्रकाशित करता है? बओकर। एक और पेपर आपका होगा जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आंसर में बओकर नहीं होगा, है ना। मोप्सी से क्या तात्पर्य है? MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्लियर? तैयार कर लीजिए, पास होना है तो। प्रगति, यदि आप अपने से आंसर सर्च नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं जितना बता रही हूं आप उतना कर लो। प्रगति को कहां से संकलित किया जाता है? प्राथमिक स्रोत से। विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत को गजेटियर, और इसमें जस्ट उल्टा क्वेश्चन दिया था, गजेटियर जो होता है, ठीक है ना, उसको किस स्रोत के अंतर्गत आता है? तो गजेटियर जो होता है वो स्थान के लिए मैंने कहा था आपको। वार्षिकी किस श्रेणी के प्रलेखों के अंतर्गत आती है? तृतीयक में आती है। वार्षिकी का मतलब वही पैसा, वो क्या बोलते हैं, व्यय वगैरह होता है, ठीक है। श्रीलंका, देखिए आ गया क्वेश्चन। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम निम्न में से किस में मिलेगा? अगर आप सर्च करना चाहो तो देखो विल्सन बायोग्राफीज में, यानी बायोग्राफीज में, विल्सन बायोग्राफीज या फिर विकिपीडिया। अगर विकिपीडिया है तो वो भी सही है, ठीक है ना। NATMO का क्या अर्थ है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। विभिन्न देशों, राज्यों, महाद्वीपों और अन्य इकाइयों की सीमाओं पर विशेष ध्यान देने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका शायद मुझे मिल नहीं पाया है तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें दे लगता है। संदर्भ सेवा की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? सैमुअल ग्रीन ने किया था। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में हम जानना चाहते तो आप किस स्रोत को देखेंगे? तो DOAJ को देखेंगे। और पिछली बार क्वेश्चन था कि DOAJ किससे संबंधित है? तो ओपन एक्सेस से, ओपन से। विषय सूची सेवा क्या है? विषय वस्तु विश्लेषण सेवा है। डैश वेबलॉग का एक लोकप्रिय रूप है, उपयुक्त सभी। वेबलॉग ब्लॉग से निकला हुआ है। वेबसाइट पे आप जाते हो तो ब्लॉगिंग करते हो, जब ब्लॉगिंग करते हो तो उससे एक नया रूप वेबलॉग आया है जिसमें डायरी, वेबसाइट, ब्लॉग सभी आ जाता है, ठीक है ना। JGIT क्या है? अनुक्रमण की पत्रिका। बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन। SDI सेवा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? HP लूहन के द्वारा। ये मुझे नहीं मिल पाया है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट किसका उदाहरण है? आई थिंक इंडियन बुक्स इन प्रिंट राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। कौन सा सूचना द्वितीय स्रोत नहीं है? द्वितीय स्रोत नहीं है, छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं मिले मैंने छोड़ दिया है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है? हैंडबुक है, ठीक है। चलो फिर से आया, देखो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रहणों और नक्षत्रों की चालात की जानकारी के लिए जो कैलेंडर बनाया जाता है पंचांग होता है। और किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? आई डोंट नो। ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? मुझे भी नहीं पता। किसने प्रिंटिंग प्रेस का चल रूप आविष्कृत किया था? गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को आविष्कार किया था। कहां प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था? चीन में हुआ था। किस एडी में हुआ था? 201 में हुआ था। पहली पत्रिका डायमंड सूत्र। 4 क्वेश्चन बनते हैं इससे, प्रिंटिंग प्रेस से। माइंड रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो ओके, ये सभी होगा। अनुक्रमणिका नामों, विषय, टॉपिक आदि वर्णानुसार व्यवस्था को, ठीक है, अनुक्रमणिका कहते हैं। यहाँ पे शायद अब नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर यदि आप जाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत देखना चाहिए? माउंट जिसमें श्रीलंका का था। एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में भौगोलिक स्रोत। किसी के जीवन के बारे में तो बिब्लियोग्राफी हो जाएगा, विकिपीडिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। और निर्देशिका इंडेक्स कहलाता है किसी चीज के बारे में, विषय के बारे में जानने के लिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखना है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है तो भौगोलिक में आएगा, ठीक है ना। किसका संबंध कौन, क्या, कहां, कब, कैसे जैसे प्रश्नों से होता है? ये मुझे लगता है कौन, कहां, क्या जैसे प्रश्न जो होते हैं ना वो सार में होते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है? विषय विश्वकोश है। किसी मशीन को चलाने के लिए निर्देश देने वाली पुस्तिका को मैनुअल कहा जाता है। क्वेश्चन को बस आंसर को क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर बना देगा। रिपीटेड है। आप विद्यार्थियों को सूचना की आवश्यकता की पहचान करने के बारे में सिखाने की प्रक्रिया को सूचना साक्षरता, और किसी पुस्तकालय अध्यक्ष में से पूछे कौन सी सेवा है? देखो संदर्भ सेवा, इसके पहले वाले में भी आया था। भारत की जनगणना कौन सा स्रोत है? देखो प्राथमिक स्रोत है, ठीक है ना।
यानी कि एक तरह से ये सांख्यिकी स्रोत और जनगणना किस में की जाती है, सांख्यिकी स्रोत में। लेकिन वैसे अगर आता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में तो प्राथमिक स्रोत है। समझ में आया ना मैं क्या कह रही हूं? ये कह रही हूं कि भारत की जनगणना का कौन सा स्रोत है, तो सांख्यिकी स्रोत है इसमें, जो ऑप्शन दिया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में पूछता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है ना, तो उसमें प्राथमिक में आएगा। वर्चू क्या है? ये पुस्तकालय प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है। RFID रीडर किस में संग्रहित किए गए डाटा को पढ़ सकते हैं, टैग में, ठीक है ना। और बीपो कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और पैमाने प्रक्षेपण का मिला नहीं है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की प्रकाशन अवधि क्या है, 1957 में, और मासिक। अब 2 क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए। पहला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किस अवधि में होता है, कितने कितने टाइम में प्रकाशित होती है, तो मासिक यानी महीने में एक बार होती है। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1957 में, 57 में। मिडलाइन किसका ऑनलाइन संस्करण है, साइंस डायरेक्ट का मिडलाइन। यदि आप जापान की मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, देखो वार्षिकी, मैंने कहा ना व्यय मुद्रा व्यापार के बारे में वार्षिकी होती है। ग्रंथ सूची एक तरह से ग्रंथों के बारे में बताती है। निर्देशिका इंडेक्स होते हैं, शब्दकोश जो होते हैं डिक्शनरी होती है। किसका संबंध उपयोक्ताओं को पुस्तकालय के बारे में जानकारी देता है, मुझे नहीं पता किसका संबंध है उपयोक्ताओं के यानी यूजरों को पुस्तकालय के बारे में जानकारी देने से होता है, पंजीकरण, पंजीकरण का संबंध, आई थिंक्स। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन। देखो मैंने 4 पेपर ला दिए आपके लिए, ठीक है। अब ये जो है ये जून 2022 का लेटेस्ट का 13 का है। अब इसे आप भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना, ओके। और ये पीडीएफ मुझसे आप ले लो। सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है, सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है। चलो ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पे BLI 1214 हो गया, दिसंबर 2021 का है। इसमें पता नहीं मैंने आंसर शायद सेलेक्ट नहीं कर पाई हूं मैं, कोई बात नहीं, एग्जाम के टाइम में जब आएगा तब मैं कर दूंगी। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें सेलेक्ट हो पाए हैं। ये है आपका पुस्तकालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये हो गया, बिल्कुल सही बता रही हूं। क्लाइंट किसी कंप्यूटर में प्रोटोकॉल है तो किसी नेटवर्क में दरज सर्वर को अनुरोध भेजता है, क्लाइंट, ये तो मुझे नहीं पता। लिब्रे ऑफिस सेट के घटक है वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस और मैथ्स, आई डोंट नो, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और मैथ्स, ये है लिब्रे ऑफिस में, ठीक है ना। उबंट एक प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंट, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंट, ठीक है ना। अभी देखोगे आप बहुत सारे, एक किसी में है भी उबंट का भी 2-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो तो इसे देख लेना है आप, ये अच्छा है। अब आपका उस कंप्यूटर का है, मुझसे हो नहीं पाया है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में मैं इसको भी करके लाऊंगी, डन करके लाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा ये पेपर है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोगों तक पेपर पहुंच जाए, डिमांड भी ज्यादा थी, बढ़ी रही थी। चलो तो ये हो गया, इसे भी देख लेना है आप, ठीक है ना। चलो ओके ओके, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ना। चलो कोई बात नहीं, ओके। तो ये हो गया आपका, ले लिया हमने। एक और भी है, क्या रह गया है, BLIS 14, कुछ एक कंप्यूटर का भी मैंने किया था, जून 2021 का है, ओके। किसी में मैंने टिक वगैरह 2-4 में लगाए थे, बट आई डोंट नो कहां पे है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे फिर बाद में हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये था आज का BLIS 14 जून 2022 का भी। हो सकता है इसको मैंने सेलेक्ट किया रहा हो, इसमें 2-4 के आंसर मैंने, हाँ इसी में है, लीजिए। अत्यंत तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, ये देखिए आ गया उबंटू। अच्छा उबंटू ऑपरेटिंग, देखो उबंटू क्या था, उसमें क्वेश्चन था ना, तो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दूसरा इससे क्वेश्चन पूछ दिया कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में HUD का अर्थ क्या है। अब HUD का बताना है, तो हैंड अप डिस्प्ले, ठीक है ना,
हेड अप डिस्प्ले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है कि निवेश इनपुट उपकरण नहीं, इनपुट उपकरण नहीं है, प्रिंटर नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें निर्माता एक ही चिप पर सारी केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू रख सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। एक मुद्रित सर्किट बोर्ड, इसमें कंप्यूटर के एकीकृत अवयव सीपीयू, रैम और चिपसेट वगैरह विस्तार स्लॉट होते हैं। मदरबोर्ड में सभी चीजें ये होती हैं। फिर उसके आगे मैंने इसको देखा नहीं, शायद यहाँ पे हाइंग लिखा है। कोहा एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है जिसको आरंभ में कैपिटो कम्युनिकेशन से विकसित किया गया था, जो कि डैश है, न्यूजीलैंड में है। कोहा कहाँ है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? प्रभाई 1999 में। 2 क्वेश्चन बनेंगे ये, ठीक है ना, राइट। चलिए, पाम टॉप जिसे आमतौर पर पीडीए कहा जाता है, इसे पर्सनल डिजिटल एपरेटस कहते हैं। किसी पाठ प्रलेख को सॉफ्टवेयर के प्रयोग से खोज योग डिजिटल पाठ पे बदलने को OCR बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी कर दिया है कुछ। लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस में स्लाइड प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए प्रो इंप्रेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में सीधी सेवा की गई सूचना हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव। यानी कंप्यूटर में यदि आप कोई चीज सेव करते हो तो सेव की हुई चीज कहां पे जाती है, ठीक है ना। फिर एनालॉग डाटा को डिजिटल एनालॉग डाटा में बदलने में कीबोर्ड की मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कैल्क नहीं है। उबंटू, डॉस, लाइनक्स से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। चलो, अब मैंने लगता है मैंने इसके बाद देख लिया है। चलो, तो ये हो गया आपका आज की क्लास CLIS की, जिसकी बहुत डिमांड थी 2 साल से और मैं कोई भी वीडियोज नहीं ला पा रही थी। तो अभी मैंने आंसर तो कुछ सेलेक्ट करके दे दिए, जितने उतना आप लोग पढ़िए उसे, ठीक है ना, तैयार करिए। देन इसके बाद कोशिश करूंगी कि एग्जाम के टाइम में ऑन लेकर के आ जाऊं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। PDF लेना है तो मुझसे बाय कर लीजिएगा, 49 रुपीज में मैं आपको दे दूंगी। और या अगर पेपर कुछ टाइम बाद है तो हो सकता है कुछ के आंसर और भी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।